माधुरपुर के जंगल, जहाँ बंदा और न बंदे की जात, पूरा इलाका मौत के आगोश में घिरा हुआ था। और उसी मौत की शांति को चीरते हुए एक कार भी जंगल से तेजी से गुजर रही थी और कार को चला रहा था राज। बगल की सीट पर रखे हुए मोबाइल पर रिंग बजने लगती है। ये फोन उसके जिगरी दोस्त वरुण का होता है। क्या हुआ वरुण? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। 15 दिन निकल चुके हैं, आखिर कब हवेली तेरी नाम होगी और तू कब मेरे पैसे देगा? अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख, देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। अब फोन रख। इतना कहकर राज ने फोन रखा ही था कि अचानक उसकी गार्ड रुक जाती है। अरे नहीं यार, अब एक और नई मुसीबत नहीं, प्लीज यार। राज मन ही मन में अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि अचानक उसका सामने का मंजर देखकर वो घबरा जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो देखता है कि उसकी कार एक ऐसी जगह रखी है जहाँ खंडर मकान है। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? मैं इस जगह कैसे आ गया? मैं तो इतना कहकर राज हड़बड़ी में अपनी कार की चाबी को बार बार चला रहा होता है। कार की आवाज़ तो निकलती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। वो बार बार कोशिश करने पर भी कामयाब नहीं होता। उसकी पहली और आखिरी कोशिश में कोई फर्क नहीं होता। सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो हवेली जा रहा था और इस कार को भी अभी खराब होना था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राज गुस्से से कार से बाहर निकल आता है और इससे पहले कि वो गाड़ी का बोनट खोल के देखता, इसने उसकी अचानक उसे पीछे से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। उसने जैसे ही देखा, जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत की तय की हुई जगह पर कितनी आसानी से पहुंच जाता है। पतिदेव। आवाज सुनते ही राज ने पीछे मुड़ के देखा। एक लाल सुर्ख शादी के जोड़े में एक उड़ रही थी। वो कोई और नहीं थी, उसी की पत्नी थी जो अब भूत बन चुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल रंग की चमक रही थी और हाथों के नाखून इतने बड़े थे कि उनसे खून टपक रहा था और जमीन पर गिर रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं वापस आ चुकी हूँ पतिदेव, और तुमने मुझे जो इतना सारा प्यार दिया था, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हें थोड़ा प्यार लौटाऊं। चंदन की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी थी। उसकी आवाज में मौत का सन्नाटा था जो कि सिर्फ राज को सुनाई दे रहा था। राज भी चंदा की भयानक हंसी सुनकर खौफजदा हो गया था। उसे बिल्कुल खौफजदा था। जब कुछ समझ न आया तो वो एक तरफ दौड़ने लगा। कोई राज कुछ दूर गया था कि चंदा ने अपनी शक्ति से उसको पकड़ लिया और उसके खंडर घर के अंदर नीचे पटाखे मारा। चंदा ने उसकी गर्दन को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ के नाखूनों से उसकी आंखों के अंदर इतने नाखून चुभाए कि वो उसी को हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दो चंदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। अपने पति को माफ नहीं करोगी तुम? पहले राज अपनी बात पूरी मुकम्मल कर पाता। चंदा ने एक झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और एक झटके में वो जिंदा से मुर्दा हो गया। ये तेरे किए की सजा है धोखेबाज, लेकिन मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। उसे भी मैं इसी खंडर में लाकर मौत के घाट उतारूंगी। चंदा ने अपने दुख को याद करते हुए सिर्फ इतना कहा और गायब हो गई। कुछ देर बाद वरुण ने फिर उस राज को कॉल की, लेकिन इस बार उसका नंबर नॉन रीचेबल आ रहा था। लगता है इसकी भी नीयत में खोट आ गया है। अभी कुछ देर पहले ही तो बात हुई थी, फिर अचानक से उसका फोन नॉट रीचेबल क्यों आने लगा? कहीं वो वापस? वरुण जो कहना चाह रहा था वो सोचकर ही डर गया था। क्या हुआ वरुण, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? इस राज ने मुझसे एक डील की थी जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था।
लेकिन अभी ये अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल करके कोई नया बहाना बना देता है। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त बस पैसा। अब सो भी जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। राधिया ने वरुण से चिढ़ते हुए कहा और गुड नाइट बोलकर लैंप बंद करके सो गई। लाइट बंद होते ही अचानक वरुण को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही मुड़ के देखा, उसके डर के मारे चीख ही निकल गई। उसे अपनी आंखों के सामने चंदा का बहुत ही भयानक रूप दिखा था। चीख सुनकर उसकी पत्नी राधा उठ जाती। इससे पहले चंदा ने उसका गला जोर से पकड़ लिया था और बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। इस बार भी चंदा की हंसी में उसको मौत का सन्नाटा दिखाई दे रहा था, जिसे सुनकर वो जोर से चिल्लाने लगा। इस बार उसकी चीख सुनकर राधिया जाग चुकी थी। क्या हुआ वरुण, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? इस बार भी राधिया का सवाल सुनते ही वो अपना डर छुपाते हुए राधिया से बोला, हाँ शायद कोई बुरा सपना देखा था। इस बार भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चादर ओढ़कर आंखें बंद करके सो गया। वरुण ने डर को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसकी कपकपी नहीं रुक रही थी। वरुण का ये बर्ताव देखकर राधिया की भी नींद उड़ चुकी थी। पर इस रात के बाद वरुण की जिंदगी भी जहन्नम बन चुकी थी। रात में कहीं न कहीं चंदा की आत्मा उसको नजर आने लगी और वो इसी तरह डर जाता और जोर से चीखें मारने लगता, लेकिन राधिया के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही वरुण चादर से खुद को पूरी तरह ढक कर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। राधिया इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी और वो जानना चाहती थी कि वरुण इतना परेशान क्यों रहने लगा है, मगर उसके लाख पूछने पर भी वरुण ने एक शब्द भी उससे न कहा। लेकिन मन ही मन में राधा उसका पर्दाफाश करने का ठान चुकी थी। वरुण, उस खंडर में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा राज की तरह तुम्हें भी मार देगी। एक बार फिर वरुण चादर के अंदर अपनी आंखें बंद कर खुद को डर को समेट रहा था, तो उसको ऐसा लगा जैसे चंदा ने अभी आकर उसको ऐसा कुछ कहा। इतना सुनते ही वरुण एक बार फिर डर के मारे बेड पे उठ बैठा। उसने देखा राधिया एक बार फिर बेखबर सोई हुई है। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा, लेकिन राधा फिर सोने का नाटक कर रही थी। राधा अचानक से खड़ी हुई और चुपके चुपके उसके पीछे चल दी। वरुण घर से निकलते ही घर की पिछली साइड जंगल की तरफ चला गया और राधा भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। घर से कुछ दूर जाने के बाद वरुण उसी पुराने खंडर घर के सामने आके रुक गया। चंद्रमुखी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। बताओ, राज ने तुम्हें कहाँ दफनाया है? वरुण के इतना कहते ही वहां पर तेज हवाएं चलने लगी और फिर एक तेज झोंके ने वरुण को उठाया और खंडर के अंदर उसी जगह पटक मारा। इधर राधिया भी वरुण को आवाजें लगाते हुए उसी खंडर के अंदर आ पहुंची। जब वरुण ने अपनी पत्नी राधा को वहां पर देखा तो उसके होश उड़ गए थे। तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ बहुत खतरा है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। वरुण, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? बताओ मुझे सच जानना है। अपनी पत्नी राधा की बात सुनकर अब वरुण को उससे कुछ भी छुपाना अच्छा नहीं लगा। राजवेंद्र और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी चंद्रमुखी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी और उसी हवेली में वो कथक सीखा करती थी। मैं और राजवेंद्र चंद्रमुखी को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो हम में से कोई एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी राजवेंद्र करेगा और हवेली अपने नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। लेकिन शादी के बाद चंद्रमुखी हवेली राजवेंद्र के नाम करने को तैयार नहीं थी और राज अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और राज ने प्लान बनाया कि चंदा को रास्ते से हटा देते हैं। फिर इसी प्लान को अंजाम देते हुए एक रात राज ने चंदा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको यहाँ लेकर आए और हमने उसे जिंदा ही इसी खंडहर में दफना दिया। और अगली सुबह राज ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि चंद्रमुखी एक कैरेक्टरलेस औरत है। वो शादी होने के बाद अपने आशिक के साथ कहीं भाग गई है
पुलिस ने पैसे की वजह से मामले की छानबीन अच्छे से नहीं करी और जैसे राज ने बोला पुलिस ने मान लिया और रिपोर्ट बनाकर दे दी। फिर क्या था, जैसे ही गांव वालों को रिपोर्ट का पता चला सबने चंद्रमुखी को बाजारू कहना शुरू कर दिया। चंदा के पिता जो पहले गांव में सिर उठाकर घूमा करते थे, उन्होंने इस जिल्लत की वजह से खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हमें लगा अब सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर अचानक ही कोर्ट ने इस मामले में स्टे ऑर्डर लगा दिया, वरना अब तक हवेली राज के नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से का पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी चंद्रमुखी वापस कैसे आ गई, और उसने कहा भी कि उसने अपने पति राजवेंद्र को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। पूरी कहानी सुनती मानो राध्या तो एक जिंदा लाश बन गई थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका पति वरुण का दूसरा चेहरा ये भी है, क्योंकि वो भी एक पत्नी थी और दूसरी पत्नियों की तरह अपने पति के काले करतूत छुपाने में अपने पति की मदद करने लगी। बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई थी तुम लोगों ने? हम उसका अंतिम संस्कार आज ही करेंगे। राधा की इस बात पर वरुण कुछ बोलता इससे पहले चंद्रमुखी उनके सामने आ खड़ी हुई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए थे। मैंने कहा था लोग मौत की जगह पर कितनी आसानी से आ जाते हैं, जैसे राज आया था और जैसे तुम आए हो। कहते हुए चंद्रमुखी ने वरुण को गर्दन से पकड़ा और ऊपर उठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके गर्दन को दबाई जा रही थी, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फटने को आ गई थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ चंद्रमुखी, मेरे सुहाग को उजाड़कर मुझे बर्बाद मत करो, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। और जो मेरे सुहाग ने मुझे बर्बाद किया उसका क्या? उसका हिसाब है तुम्हारे पास? जो जिल्लत मेरे बाबा ने सही उसका हिसाब है क्या तुम्हारे पास? नहीं है ना, ना ही कभी हो सकता है। भूलना मत, एक पत्नी होने से पहले तुम एक औरत हो और औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं शायद इनको माफ कर भी देती अगर इन लोगों ने झूठी रिपोर्ट बनाकर मेरे बाबा की इज्जत का यूं मजाक न बनाया होता, इसलिए मैं तो अपना बदला लेकर रहूंगी। ये कहते हुए चंद्रमुखी ने वरुण की गर्दन को इतने जोर से पकड़ा कि उसकी आंखों की पुतलियां फटकर नीचे लटकने लगी। इतने पर भी जब चंद्रमुखी का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, उसने वरुण के मुर्दा शरीर को खंडर के दीवार पर दे मारा। अगले पल दीवार पर लगे खूंटे पर वरुण का मुर्दा शरीर किसी कसाई की दुकान पर लटके गोश्त की तरह झूलने लगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारे पति से भी गंदी मौत दे सकती हूँ, लेकिन मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे पति का एक अधूरा काम पूरा करना है। उसने जो गलत किया तुम जाकर उसे सही करो, वरना तुम तक पहुँचने के मेरे पास बहुत से रास्ते हैं। ये कहते हुए चंद्रमुखी एक हवा के झोंके की तरह राधा के जिस्म में समा गई। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें